गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी में पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि स्थलीय जीवों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस के कार्य, यानी जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो विनिमय होता है उसमें फुफ्फुस का क्या कार्य है, ये पढ़े। और तुम लोग अभी तक कोई एक दो स्टूडेंट छोड़ के बाद बाकी लोग श्वसन तंत्र का चित्र नहीं बनाया हो। श्वसन तंत्र का चित्र अच्छा से अच्छा बना के जल्दी से उसको पोस्ट करना है। आज उसको बना के पोस्ट करना है। और अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं उसके अनुसार अब हम लोग प्रश्न 3 बनाएंगे। तो सब कोई बुक निकाल लो। प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 में पहला जो क्वेश्चन है वह है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। तो देखो, जलीय जीवों में श्वसन एक टॉपिक बताए थे, उसमें से कैसे बताए थे कि मछली किस तरह से करती है और स्थलीय जीव कैसे करते हैं। उनके लिए अलग अलग श्वसन तंत्र बना हुआ रहता है। मछलियाँ में क्लोम बनी रहती हैं और मानव में क्या रहता है, फुफ्फुस बना हुआ रहता है जिसमें कुपिकाएँ होती हैं। तो जो उस पॉइंट में हम लिखवाए थे उस टॉपिक में, उसको अच्छा से पढ़ के इसका आंसर अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों को ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं। तो ये भी हम बता चुके हैं कि जो श्वसन जो होता है, श्वसन प्रक्रिया, उसमें ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है और पायरुवेट में टूटने के बाद अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहेगा तो इथेनॉल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और सीमित मात्रा में अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है तो बनता है लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा मिलती है। उसी तरह ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और ऊर्जा। तो उसका जो डायग्राम हम लिखवाए थे उस डायग्राम को बना लेना है। ठीक है। उस डायग्राम को बनाने के बाद जो अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में जो होता है उसको इसमें लिख देना है। ये तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। ठीक है। जो डायग्राम हम बताए थे, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये डायग्राम हम पहले बताए थे, उस डायग्राम को बनाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमको लगता है तुम लोग बना लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, ये भी हम लिखवा चुके हैं। तो इसको भी तुम लोग खुद से बना लेना। क्वेश्चन नंबर 4, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया गया है। ठीक है। तो ये हम लोग पिछले क्लास में हम लोग सीखे हैं कि मानव फुफ्फुस, श्वसन तंत्र में मानव फुफ्फुस का जो कार्य है उसको लिख देना है, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और इसको इम्पोर्टेंट लगाना, तुम लोग को इस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इसको भी लगा देना, इसको याद कर लेना। ये चीज़ हम लिखवा चुके हैं। इसका आंसर मानव फुफ्फुस का जो कार्य है उसको इसमें लिखना है। ठीक है। तो ये तुम लोग का होमवर्क रहा। 4 क्वेश्चन प्रश्न 3 से बनाना है और एक क्वेश्चन जो पहले ही दिए हुए हैं श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, साफ साफ बनाना है। पूरा सब चीज़ दिखना चाहिए का
पार्ट्स दिखना चाहिए अच्छा से क्लियर, और सबका नाम सही जगह होना चाहिए, ठीक है। तो इतने सारा काम तुम लोग करोगे। हम लोग जैव प्रक्रम का दूसरा चरण कंप्लीट कर चुके थे। पहला चरण था पोषण, दूसरा चरण था श्वसन तंत्र, और तीसरा जो चरण है वो है वहन, वहन तंत्र, ठीक है। तो अब हम लोग जैव प्रक्रम के तीसरे चरण के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो वहन जो तंत्र है, वहन मतलब होता है कोई भी चीज़ का वाहन करना, यानी ढोना। तो तुम लोग को पता होगा कि खून जो है, रक्त जो है, किस चीज़ का वहन करता है। हम लोग अभी पढ़े हैं कि जो शुद्ध रक्त है वह ऑक्सीजन का वहन करता है, और अशुद्ध रक्त है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करता है। तो हम लोग के शरीर में वहन तंत्र कौन है? तो रक्त है, ठीक है। यानी ब्लड जो है हम लोग के शरीर का वहन तंत्र है, जो कि जितने भी पोषक तत्व हैं, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसमें जो भी आवश्यक पोषक तत्व हैं वो सभी इसमें पाए जाते हैं, ब्लड में पाए जाते हैं। और वही ब्लड जो है पूरे शरीर में वहन करता है, ठीक है, और कोशिकाओं तक सभी पोषक तत्वों को पहुंचाता है ताकि उसका वृद्धि और विकास अच्छे से हो सके। तो आज हम लोग वहन तंत्र के बारे में जानेंगे। इसमें पढ़ना है मेन किसके बारे में? रक्त के बारे में। लिखेंगे रक्त, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लड, ठीक है। इसका डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे रक्त एक संयोजी ऊतक है, तरल कर दो, तरल। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो आवश्यक पोषक तत्वों के परिवहन के लिए माध्यम प्रदान करता है, ठीक है। तो रक्त को हम लोग कौन कौन सा नाम से जानते हैं? रक्त हो गया, खून हो गया, रक्त कोशिकाएं हो गया, और एक नाम है इसका रुधिर, ठीक है। तो रक्त को इतने नामों से जाना जाता है। रक्त बोले या तो खून बोले, रक्त कोशिकाएं बोले या रुधिर बोले, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लड। 1 2 3 4 5 नामों से हम लोग रक्त को जानते हैं, ठीक है। तो इसी रक्त के बारे में हम लोग को पढ़ना है वहन तंत्र में, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रक्त की संरचना। तो हेडिंग लिखेंगे रक्त की संरचना। हेडिंग लिख लो रक्त की संरचना, ठीक है। लिखेंगे रक्त में 2 प्रमुख घटक पाए जाते हैं। रक्त में 2 मुख्य घटक पाए जाते हैं। पहला घटक का नाम है प्लाज्मा, और दूसरा घटक का नाम है ठोस घटक।
ठोस घटक। तो रक्त में दो प्रमुख घटक पाए जाते हैं, एक है प्लाज्मा, दूसरा है ठोस घटक। फर्स्ट में हेडिंग लिखेंगे प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा क्या है लिखेंगे, यह, इसको इम्पोर्टेंट लगा लो, कभी कभी एक या 2 नंबर का पूछ देता है, प्लाज्मा किसे कहते हैं। तो लिखेंगे प्लाज्मा के बारे में, यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है, जिसका लगभग 90% भाग जल होता है, ठीक है। सब पॉइंट हम लिखते चलो। इसमें प्रोटीन के अणु मौजूद रहते हैं, जो रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, तथा शरीर में रोग विरोधी क्षमता प्रदान करता है, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है, हल्के पीले रंग का एक चिपचिपा द्रव होता है, जिसका 90% भाग क्या होता है, जल होता है, और इसमें पाया जाता है प्रोटीन के अणु, जो कि जिसे हम लोग कट जाते हैं तो कुछ देर के बाद नहीं देखते हो, रक्त का आना रुक जाता है, क्योंकि अंदर से यह प्लाज्मा क्या करता है, उस रक्त को थक्का बना देता है, यानी उसको जमा देता है, जिसके कारण ब्लड बाहर नहीं आता है। अगर किसी के रक्त में प्लाज्मा की कमी हो जाती है तो उसका खून आना बंद नहीं होता है, जिसके कारण लगातार ब्लड आते रहता है, ठीक है। तो प्लाज्मा हो गया शरीर का पहला घटक। अब दूसरा जो घटक है उसको बोलते हैं ठोस घटक। ठोस घटक में क्या क्या आते हैं ये देते हैं। इसमें आता है लाल रुधिर, कोशिकाएं, बी में है श्वेत रुधिर, कोशिकाएं, और तीसरा जो है उसको बोलते हैं पट्टी कानो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेट्स, इसको बोलते हैं आरबीसी, इसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, ठीक है। रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल, ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेट्स। तो इसका सबसे पहला जो है ठोस घटक वो है लाल रुधिर कोशिकाएं। इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। लाल रुधिर कोशिकाएं, हेडिंग लिख लो। लिखेंगे
ये कोशिकाएं श्वसन गैसों तथा विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का परिवहन पूरे शरीर के विभिन्न अंगों तक करता है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट लिखो जो 1 नंबर का क्वेश्चन में पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट लगा लो। लिखेंगे RBC, इसी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, RBC का निर्माण अस्थि मज्जा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो में होता है। RBC का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। अस्थियों के अंदर एक तरल पदार्थ जैसा चीज़ पाया जाता है जिसको बोलते हैं अस्थि मज्जा, उसी में इसका निर्माण होता है। ठीक है, दूसरा जो ठोस घटक है उसका नाम है श्वेत रुधिर कोशिकाएं। ठीक है, तो इनका क्या काम है, लिखेंगे ये कोशिकाएं, ये रक्त कोशिकाएं, ये रक्त कोशिकाएं शरीर की रक्षा विभिन्न प्रकार के संक्रमणों, विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से करता है। ठीक है, पूर्णविराम। ये संक्रमण के स्थान पर एकत्रित होकर जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, पॉइंट बना लो। ये शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। देखो, अगर शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाए, ठीक है, शरीर में अगर WBC की कमी हो जाए तो हम लोग क्या खाते हैं, जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग का इम्यून सिस्टम इसी के द्वारा बढ़ता है, श्वेत रुधिर कोशिकाओं के द्वारा।
ये जितना अधिक मात्रा में रहेंगे उतना हम लोग का इम्यून सिस्टम बना रहेगा और हम लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। जैसे कि कोरोना में बोला गया है कि शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता रहने से वे जो मरीज हैं वह ठीक हो जाते हैं। तो उनमें WBC की मात्रा जो है वो पर्याप्त मात्रा में रहती है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, जो भी वहाँ संक्रमण पहुँच गया उसको ये क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। ठीक है, तो श्वेत रुधिर कोशिकाएं WBC का पर्याप्त मात्रा में खून में होना आवश्यक है। ठीक है, अब अगला जो है तीसरा वह है पट्टिकाणु। पट्टिकाणु इसको प्लेटलेट्स बोलते हैं। इसके बारे में बताते हैं। अगर शरीर में उपस्थित जो रक्त है उसमें अगर पट्टिकाणु की कमी हो जाए किसी को, तो उसको जॉन्डिस का बीमारी यानी पीलिया बीमारी हो जाता है। ठीक है, तो पट्टिकाणु भी रक्त का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। इसकी कमी से आदमी को जॉन्डिस का बीमारी हो जाता है और आदमी मर जाता है। तो इसका भी पर्याप्त मात्रा में होना बहुत ही आवश्यक है। लिखेंगे इसका दूसरा नाम, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं बिंबाणु। बिंबाणु है। ठीक है, ये RBC से छोटे आकार के होते हैं। जो RBC का जो भी आकार होता है उस आकार से इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, ये रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं होता है। जैसे कि श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उनका कलर होता है वाइट, सफ़ेद, और RBC का कलर होता है रेड। ठीक है, लेकिन पट्टिकाणु का कोई कलर नहीं होता है, ये होते हैं रंगहीन। तथा अनियमित आकार के होते हैं। जैसे कि WBC हो चाहे RBC हो, उसका आकार लगभग एक जैसा रहता है, लेकिन पट्टिकाणु का जो आकार रहता है कभी एक जैसा नहीं रहता है। इसका आकार रहता है इरेगुलर, जिसको बोलते हैं अनियमित। ठीक है, लिखेंगे इनका महत्वपूर्ण कार्य, इनका महत्वपूर्ण कार्य चोट या घाव के स्थान पर, चोट या घाव के स्थान पर रक्त के जमने में सहायता प्रदान करना है। ठीक है, इससे भी देखते हैं कभी कभी जो घाव होता है उसके चारों तरफ एक द्रव जैसा पीली परत दिखाई पड़ता है, हल्का पीला कलर का
घाव हो चाहे चोट हो, अंदर में देखने पर बहुत गौर से, अधिकतर ये घाव में ही दिखता है, बड़ा बड़ा घाव में एक हल्का पीला टाइप का द्रव जैसा पदार्थ दिखेगा, वही होता है क्या, पट्टी कान। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ें वहन तंत्र में रक्त के बारे में। तो मानव शरीर में जो वहन तंत्र है उसके भी 3 घटक हैं। पहला घटक तो हो गया रक्त, दूसरा घटक हो जाएगा हृदय, और तीसरा घटक हो जाएगा रक्त वाहिकाएं। ठीक है, तभी हम लोग रक्त के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें और एक पॉइंट लिख लो, इसका पॉइंट नहीं है, अलग से लिखवाते हैं। रक्त का लाल रंग उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसको भी इम्पोर्टेंट लगाओ, 1 नंबर का क्वेश्चन में ये आता ही आता है कि रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आंसर क्या लिखोगे, हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है जिसके कारण वह लाल होता है, ये भी पूछता है। हीमोग्लोबिन में आयरन तत्व पाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों कभी ना कभी एग्जाम में पूछता है, पूछेगा कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसका मुख्य जो है घटक वो क्या है, आयरन। इसलिए खून की कमी होने से रोगियों को आयरन की गोली दी जाती है। तो आयरन की गोली देने से हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने से आरबीसी की मात्रा भी बढ़ती है, और उसके जितने भी घटक हैं रक्त के, सबकी मात्रा पर्याप्त मात्रा में रहती है। ठीक है, तो ये दोनों को अच्छा से याद रख लेना है। और आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अब जो तुम लोग को होमवर्क मिला है उसको पोस्ट करना है, एक श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र और प्रश्न 3 को पूरा बनाना है। ठीक है, तो मिलते हैं आप अगले क्लास में।